नमस्कार दोस्तों, द हिस्ट्री एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका फिर एक बार स्वागत है। प्राचीन तथा पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की अपनी सीरीज में आज हम बात करेंगे अभिलेखों की, यानी कि इंस्क्रिप्शंस की। प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी एपिग्राफी कहा जाता है और प्राचीन लिपि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी कहा जाता है। किसी भी अभिलेख के दो आयाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसकी भाषा और उसकी लिपि। किसी प्राचीन अभिलेख को सफलतापूर्वक पढ़े जाने के लिए आवश्यक है कि उसकी भाषा और लिपि का सही ज्ञान हो। ऐसा करने पर ही हम उस अभिलेख को ठीक ढंग से पढ़ और समझ पाते हैं। प्राचीन भारतीय संदर्भ में अभिलेखों का स्रोतों के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। प्राचीन मेसोपोटामिया और प्राचीन ग्रीस में साहित्यिक स्रोतों को मूल रूप से केंद्रीय स्रोत के तौर पर देखा जाता था और अभिलेखों को उनके पूरक के तौर पर भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्राचीन संदर्भों में भी अभिलेखों का बहुत केंद्रीय स्थान माना जाता है। ऐसा इसलिए भी है कि विशेष रूप से प्राचीन यूनान के विपरीत प्राचीन भारत में जो साहित्यिक स्रोत हैं वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं लिखे गए थे। वो सामान्यतः या तो धार्मिक स्वरूप के थे, या नाटक के रूप में थे, या विधिक साहित्य के रूप में थे, या फिर वो विज्ञान से संबंधित साहित्य था। लेकिन उन सभी में जो लिखने वाले का दृष्टिकोण था, उसका परिप्रेक्ष्य था, वो ऐतिहासिक नहीं था। प्राचीन भारत में ऐसा माना जाता है कि ऐतिहासिक ग्रंथों की कमी संभवतः इसलिए थी क्योंकि उस समय पर जो इतिहास बोध था वो आधुनिक काल के इतिहास बोध से, इतिहास की समझ से बहुत अलग था। और ऐसी स्थिति में जो प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोत हैं उनको इतिहास के स्रोत के तौर पे उनका प्रयोग करने में कई समस्याएं हैं, कई चुनौतियां हैं। इस कारण से अभिलेखों की जो भूमिका है वो और महत्वपूर्ण हो जाती है और प्रासंगिक हो जाती है। आधुनिक भारत के संभवतः सबसे महान पुरालेख शास्त्री प्रोफेसर DC सरकार का मानना था कि भारतीयों के जीवन, संस्कृति तथा क्रियाकलापों का कोई भी ऐसा पक्ष या स्वरूप नहीं है जो अभिलेखों में परिलक्षित नहीं होता। तो एक ऐसे विद्वान जिन्होंने अनगिनत अभिलेखों का संपादन किया, उनका अनुवाद किया, जिन्होंने बड़े ग्रंथ लिखे भारतीय पुरालेख के संदर्भ में, उनका ये मानना अपने आप में इस बात को परिलक्षित करता है, रिफ्लेक्ट करता है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में अभिलेखों का स्रोतों के तौर पे कितना महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम अभिलेखों की शुरुआत या उनके आरंभ की बात करें तो भारत के जो प्राचीनतम अभिलेख थे उनको पत्थरों पर उकेर कर लिखा गया था, जैसे कि अशोक के अभिलेख। पर सन ईस्वी की आरंभिक शताब्दियों से इस कार्य के लिए संभवतः ताम्रपत्रों का प्रयोग शुरू हुआ था। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता की मुहरों से प्राप्त होते हैं, लेकिन इनमें जो चिन्ह बनाए गए थे, इनमें जो अभिलेख उत्कीर्णित किए गए थे, उन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। पढ़े जा सके सबसे पुराने अभिलेख अशोक के काल के हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से संबद्ध हैं। भारत के अधिकांश शुरुआती अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इसी लिपि से देवनागरी सहित भारत की अन्य बहुत सी क्षेत्रीय लिपियों का विकास हुआ था। 1837 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर जेम्स प्रिंसिप ने आधुनिक काल में इस लिपि को अशोक के एक अभिलेख के माध्यम से सफलतापूर्वक पढ़ा था। अब हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय अभिलेखों के वर्गीकरण की। अभिलेखों का वर्गीकरण विशेष तौर पे 2 रूपों में किया जा सकता है या किया जाता है। एक तो उनके प्रयोजन या विषय वस्तु के आधार पर,
यानी कि किसी अभिलेख को क्यों लिखा गया था, उसका क्या विषय वस्तु था, उसका क्या कंटेंट था, इस आधार पर अभिलेखों को वर्गीकृत किया जा सकता है। या फिर एक अन्य तरीका यह हो सकता है कि किस तरह की सतह पर अभिलेखों को लिखा गया था या उत्कीर्णित किया गया था, इस आधार पर भी अभिलेखों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कई और अन्य आधार भी हो सकते हैं अभिलेखों को वर्गीकृत करने के, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण का जो आधार है वो प्रयोजन और विषय वस्तु के आधार पर है। प्रयोजन के आधार पर या विषय वस्तु के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है, उनमें जो महत्वपूर्ण वर्ग हैं वो इस प्रकार हैं। राजकीय दान या प्रशस्ति, यानी कि रॉयल गिफ्ट्स या यूलॉजी, भूमि अनुदान ताम्रपत्र, लैंड ग्रांट कॉपर प्लेट्स, निजी अनुदान पर्सनल गिफ्ट्स, स्मारक अभिलेख मेमोरियल इंस्क्रिप्शंस, नामपत्र अभिलेख लेबल इंस्क्रिप्शंस, तीर्थयात्रियों या अन्य यात्रियों के अभिलेख इंस्क्रिप्शंस ऑफ द ट्रैवलर्स एंड अदर पीपल, पंथ संबंधी अभिलेख रिलीजियस इंस्क्रिप्शंस, साहित्यिक अभिलेख लिटरेरी इंस्क्रिप्शंस, मुहर अभिलेख सील इंस्क्रिप्शंस, और इसके अलावा कुछ और अन्य समूह भी हो सकते हैं प्रयोजन या विषय वस्तु के आधार पर अभिलेखों के। लेखन की सतह के आधार पर हम देख सकते हैं पत्थर है, धातु है, मिट्टी या मृण मूर्तियों के सतह पर अभिलेखों को लिखा जाता था, लकड़ी पर अभिलेखों को लिखा जाता था, और इसके अलावा कई और अन्य वस्तु हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रयोजन या विषय वस्तु के वर्गीकरण की, और इसमें जो सबसे पहला वर्ग है वो है राजकीय दान अथवा प्रशस्ति, जिसको अंग्रेजी में रॉयल गिफ्ट और यूलॉजी कहा जाता है। ये इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख अधिकांशतः पत्थरों या स्तंभों पर उत्कीर्णित पाए जाते हैं। इनके कई स्वरूप हो सकते हैं, जैसा कि ये गद्य हो सकते हैं, जैसे कि हाथी गुम्फा के अभिलेख, खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ये गद्य में लिखे गए थे। इसके अलावा गद्य काव्य, जिनको चंपू काव्य भी कहा जाता है, वो भी स्वरूप हो सकता था इन अभिलेखों का, जैसे कि समुद्रगुप्त की प्रयागराज प्रशस्ति, और ये पूरी तरह से काव्य रूप में भी हो सकते थे, जैसे कि पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोले प्रशस्ति तथा देवपाड़ा प्रशस्ति। इन अभिलेखों के मूलतः दो महत्वपूर्ण हिस्से हुआ करते थे। पहला हिस्सा जो था उसमें दानकर्ता, जो आमतौर पे सिंहारूढ़ शासक होता था, जो रेनिंग किंग होता था, और उसके पूर्वजों की अतिशयोक्ति भरी प्रशस्ति होती थी, उनकी अनुवांशिक वंशावली का विवरण होता था। और इसका जो दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा था वो था जो मूल प्रयोजन होता था, जो अभिलेख का उद्देश्य होता था, चाहे वो दान हो, चाहे वो स्मृति हो, जो भी कुछ प्रयोजन होता था उसको लिखा जाता था। तो ये दो महत्वपूर्ण हिस्से हुआ करते थे राजकीय दान अथवा प्रशस्ति के। इसके बाद हम बात करते हैं भूमि अनुदान ताम्रपत्रों की, यानी कि लैंड ग्रांट कॉपर प्लेट्स की। ये श्रेणी जो है वो भारत में सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त अभिलेखों की श्रेणी है। विशेष रूप से पूर्व मध्यकाल यानी अर्ली मेडिवल पीरियड, जिसको हम कहते हैं 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक का जो काल था, और उसमें भी दक्षिण भारत से बहुत बड़ी संख्या में कॉपर प्लेट ग्रांट्स के साक्ष्य मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। इन ताम्रपत्रों में एक या एक से अधिक ताम्रपत्रों का प्रयोग हो सकता था, जैसे कि आप यहां पर चित्र में देख सकते हैं। ये एक ताम्रपत्र अभिलेख है, कॉपर प्लेट है, जिसमें बहुत सारे कॉपर प्लेट्स का यूज किया गया है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि ये अभिलेख हो सकता है बहुत लंबा हो, इसमें बहुत लंबे स्तर पे जानकारी दी गई हो, इसलिए कई कॉपर प्लेट्स की जरूरत पड़ी हो। ताम्रपत्रों से एक दूसरे को नत्थी करने के लिए कांसे के भारी भरकम छल्लों का प्रयोग किया जाता था, और इस छल्लों के जो दोनों छोर थे उनको जोड़ने के लिए एक मुहर जैसी किसी वस्तु का प्रयोग किया जाता था। यह भी हो सकता है कि दानकर्ता इस मुहर का प्रयोग अपने किसी चिन्ह के तौर पर करता हो।
अनुदानों का उद्देश्य शासक या उसके सहायकों द्वारा ब्राह्मणों, मंदिरों अथवा अन्य धार्मिक स्थानों को गांव या भूमि के अंशों को दान देना होता था। बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है, खास तौर पे पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण सोर्स या स्रोत भूमि अनुदान ताम्रपत्रों को ही माना जाता है। अधिकांश निजी अनुदान या निजी दान मध्य हिंदी आर्य भाषाओं जैसे प्राकृत, संस्कृत तथा आंचलिक भाषाओं में उपलब्ध हैं। ये अनुदान अधिकांशतः पत्थरों पर उत्कीर्णित पाए जाते हैं। इनका सामान्य प्रारूप जो है उसमें सबसे पहले तिथि होती है, उसके बाद दानकर्ता का नाम और उसका टाइटल यानी बिरुद, उसका व्यवसाय, उसका निवास स्थान, दान का विवरण तथा परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण जिनके लिए दान दिया गया था। सांची और भारहुत के बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत से दान अभिलेख हमें मिले हैं। सांची के प्रदक्षिणा पथ पे, उसके तोरणों पे और इसके अलावा स्तूप की दीवारों के अलग अलग हिस्सों पर अनगिनत पर्सनल डोनेशंस या निजी दानों के अभिलेख उत्कीर्णित हैं। निजी दान की वस्तुओं में कई वस्तुएं हो सकती थी, जैसे कि कृत्रिम जलाशय यानी कि मैन मेड पॉन्ड्स बनवाकर उसको दान में दिया जा सकता था, कुएं तथा अन्य जल के स्रोत, मंदिरों से संबंधित दान, गुहा अनुदान जैसे कि चैत्य और विहारों के अनुदान, मूर्तियां तथा गांव या खेती योग्य भूमि, ये सभी निजी अनुदानों के तौर पे दिए जा सकते थे। अब हम बात करेंगे स्मारक अभिलेखों की यानी कि मेमोरियल इंस्क्रिप्शंस की। सामान्यतः परिवार के किसी सदस्य की स्मृति में बनवाए गए अभिलेखों को स्मारक अभिलेखों की श्रेणी में रखा जाता है। आरंभिक उदाहरण जो हैं उनको प्राकृत में लठी या यष्टि के नाम से उद्धृत किया गया है। मध्यकालीन सती स्मारक अभिलेख जो ज्यादा मात्रा में कर्नाटक तथा राजस्थान से मिले हैं, इस श्रेणी के अभिलेखों के सबसे बढ़िया उदाहरण माने जाते हैं। इसके अलावा बौद्ध भिक्षुओं के स्मृति चिन्हों से संबंधित जो अभिलेख हैं वो भी स्मारक अभिलेखों की श्रेणी में ही माने जाते हैं। नामपत्र अभिलेख यानी कि लेबल इंस्क्रिप्शंस सामान्य रूप से मूर्तियों और अन्य कला वस्तुओं की पहचान के लिए उत्कीर्णित अभिलेखों को नामपत्र अभिलेख या लेबल इंस्क्रिप्शंस के तौर पे परिभाषित किया जाता है। नानाघाट में सातवाहन शासकों की मूर्तियों के साथ कुछ अभिलेख उत्कीर्णित हैं जिनमें उनकी पहचान दी गई है। इसी तरीके से मठ, मथुरा के पास मठ से प्राप्त कुषाण शासक कनिष्क की एक खंडित मूर्ति है जिसमें उसका नाम उत्कीर्णित है। इसी तरह से भारहुत की कथानक मूर्तियों यानी कि नैरेटिव स्कल्पचर्स के साथ उत्कीर्णित नामपत्र हैं जो उन कथानकों के स्रोतों के विषय में हमें जानकारी देते हैं। तीर्थयात्रियों तथा अन्य यात्रियों के अभिलेख, पिलग्रिम एंड ट्रैवलर्स इंस्क्रिप्शंस, सामान्य रूप से ये बहुत छोटे अभिलेख होते हैं। इसमें अधिकांशतः केवल यात्रियों के नाम हमें मिलते हैं या कभी कभी कुछ और थोड़ी बहुत जानकारी मिल सकती है। सामान्यतः मंदिरों और अन्य धार्मिक संरचनाओं के रास्तों तथा दीवारों पर ये नाम उत्कीर्णित मिलते हैं। अगला वर्ग है पंथ संबंधी अभिलेख यानी कि कल्टिक इंस्क्रिप्शंस। ये ऐसे अभिलेख थे जिनका प्रयोजन पूरी तरह से धार्मिक होता था और इनमें धार्मिक कृतियों को या उनके किसी अंश को पूरी तरह से उत्कीर्णित किया जाता था, पत्थरों पर या अन्य किसी सतह पर। इनमें धार्मिक रचनाएं हो सकती थीं या स्तोत्र हो सकते थे। इनके सबसे अच्छे उदाहरणों में मंधाता अभिलेख है जिसमें शिव को समर्पित हलायुध स्तोत्र उत्कीर्णित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में विदिशा में एक अभिलेख मिला है जिसमें सूर्य को समर्पित स्तोत्र लिखे गए हैं और इनका रचयिता है चित्तप।
एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण इसका उदाहरण हमें मिलता है जिसे बिजौलिया प्रस्तर अभिलेख कहा जाता है, जिसमें जैन ग्रंथ उत्तम शिखर पुराण उत्कीर्णित किया गया है, जो केवल यही मिलता है। यह विधा बौद्ध धर्म में बहुत प्रचलित रही, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को इस तरह से उत्कीर्ण करने की प्रथा बहुत प्रचलित रही। बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है प्रतित्य समुत्पाद, जिसे निदान सूत्र भी कहा जाता है। उसका उत्कीर्णन विशेष तौर पे काफी प्रचलन में रहा था। अब हम बात करते हैं साहित्यिक अभिलेखों की, यानी कि लिटरेरी इंस्क्रिप्शंस की। जैसे पंथ संबंधी अभिलेखों के मूल कथानक जो था वो धार्मिक होता था, उसी तरह से साहित्यिक अभिलेखों का मूल कथा वस्तु या कथानक साहित्यिक होता था। ऐसे कई नाटक हैं जो अब किसी और स्रोत से उपलब्ध नहीं है, वो हमें पत्थर पर उत्कीर्णित मिलते हैं। जैसे कि ललित विग्रहराज नाटक, जिसको हरिकेली नाटक भी कहा जाता है, जो अजमेर में उत्कीर्णित है। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में धार में परिजात मंजरी नाटिका, जिसे विजयश्री नाटिका भी कहा जाता है, वो भी उत्कीर्णित है। 24 सर्गों में रणछोड़ द्वारा लिखा गया राज प्रशस्ति महाकाव्य उदयपुर में उत्कीर्णित है। तो ये ऐसी इंस्क्रिप्शंस हैं जिनमें साहित्यिक कृतियों को उत्कीर्ण किया गया। मुहर अभिलेख, सील इंस्क्रिप्शंस। बहुत सारे हजारों की संख्या में ऐसे अभिलेख हैं जो पत्रों, प्रशासनिक तथा विधिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए या उनको सील करने के लिए, बंद करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली मोहरों और उनके छापों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके के हजारों अभिलेख मिलते हैं जो इस तरह से मोहरों पर या छापों पर हमें प्राप्त होते हैं। वैशाली, जिसे आजकल बसाड़ कहा जाता है, वहां पर बड़ी संख्या में मुहर और छापों के रूप में अभिलेख हमें प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक अन्य अभिलेखों की श्रेणी है, और इसमें ऐसे अभिलेख हैं जो ऊपर दिए गए किसी भी श्रेणी का हिस्सा नहीं बन सकते हैं और बहुत कम संख्या में प्राप्त होते हैं, विरले ही प्राप्त होते हैं। ऐसे अभिलेखों में एक श्रेणी है उन अभिलेखों की जो विशुद्ध रूप से, जो पूरी तरह से केवल प्रशासनिक अभिलेख थे। इसके साथ साथ उज्जैन और धार, जो दोनों ही मध्य प्रदेश में है, वहां से हमें सर्पबंध अभिलेख मिलते हैं, जिसका यहां चित्र भी दिया गया है। और ये सर्पबंध अभिलेख जो हैं, ये संस्कृत व्याकरण से संबंधित है, बहुत कम संख्या में मिलते हैं। बहुत ही विलक्षण अभिलेखों की श्रेणी हम इन्हें मान सकते हैं। तो ये बहुत अलग अलग किस्म के ऐसे अभिलेखों की हमने बात की जो कि कथावस्तु या प्रयोजन के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं। लेखन की सतह के आधार पर भी हम कई अलग अलग सतहों को देख सकते हैं। जैसे पत्थर की अलग अलग सतह होती हैं, जैसे कि पत्थर की पट्टिका या पट्टी होती है, पत्थर का स्तंभ हो सकता है, किसी भी बिल्डिंग या पुरानी संरचना का कोई हिस्सा हो सकता है, जैसे कि दीवार, उसका अर्धस्तंभ, उसका शिखर, उसका मंडप। तो ऐसे संरचनात्मक अवयवों में भी हमें अभिलेख उत्कीर्णित मिल जाते हैं। इसी तरह से पत्थर की मूर्तियों पर भी अभिलेख मिलते हैं, और कभी कभी वहनीय यानी पोर्टेबल पत्थर की वस्तुओं पर भी अभिलेखों का उत्कीर्णन हमें मिल सकता है। जैसे कि मोहरें, ये वहनीय वस्तुएं हैं और पत्थर की आमतौर पे हो सकती थी। तो ऐसे अभिलेख जो हैं वो हम लेखन की सतह के आधार पर उनको पत्थर की सतह का मान सकते हैं। धातु, अलग अलग किस्म की धातु पर अभिलेख लिखे जाते थे, जैसे कि तांबा, कांसा, पीतल, लोहा, सोना, चांदी, और इसके अलावा अन्य बहुत सी वस्तुओं या धातुओं पर अभिलेख लिखे जा सकते थे। सबसे बेहतरीन उदाहरण इसका है जो हमें तांबे पर मिलता है, कॉपर प्लेट ग्रांट्स। मिट्टी या उसके अलग अलग स्वरूपों पर भी लेखन मिल सकता था, उत्कीर्णन मिल सकता है। और मिट्टी के
जो मृण मूर्तियां हैं, टेराकोटा है, उस पर अभिलेख हमें मिलते हैं। इसके साथ साथ मिट्टी से बनी कच्ची और पक्की ईंटों पर हमें अभिलेख मिलते हैं। मिट्टी से बने मृदभांडों पर भी हमें अभिलेख मिलते हैं, पेंटिंग्स भी मिलती हैं, चित्र भी मिलते हैं। और ये सभी मिट्टी से बनी हुई वस्तुएं हैं जिन पर अलग अलग किस्म के हमें अभिलेख मिलते हैं। इसके अलावा कई और अन्य वस्तुएं हैं जिन पर हमें अभिलेख मिलते हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुएं ऐसी हैं जो समय के साथ खत्म हो जाती हैं, जो हमें उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, जैसे कि लकड़ी, कपड़ा, ये दो ऐसी वस्तुएं हैं। इसके अलावा क्रिस्टल पे अभिलेख मिलते हैं, कांच पर अभिलेख मिलते हैं, कार्निलियन एक पत्थर है जिस पर अभिलेख प्राप्त होते हैं, हाथी दांत या जानवरों की हड्डियों पर भी अभिलेख प्राप्त होते हैं, शंख पर हमें अभिलेख मिलते हैं। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग सतह हैं जिन पर अभिलेखों को उत्कीर्णित किया जाता था और इनको हम लेखन की सतह के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि अभिलेखों का भारतीय संदर्भ में हमने बात की कि बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। स्रोतों के तौर पर अभिलेखों की प्रासंगिकता बहुत महत्वपूर्ण है और जैसे हमने देखा कि विषय वस्तु के आधार पर अगर हम देखें तो भारतीय संदर्भ में बहुत अलग अलग किस्म के अभिलेख हमें मिलते हैं। निश्चित रूप से पुरातात्विक स्रोतों की श्रेणी में संभवतः सबसे ज्यादा प्रचलित, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्रोत जो हैं वो अभिलेख ही हैं। एक मायने में हम ये भी कह सकते हैं कि अभिलेखों को न केवल पुरातात्विक स्रोत बल्कि अभिलेख किसी न किसी रूप में साहित्य का ही एक स्वरूप थे। तो इस तरह से अभिलेखों को हम साहित्यिक स्रोतों का भी एक रूप मान सकते हैं, पर पारंपरिक रूप से अभिलेखों को पुरातात्विक स्रोतों की श्रृंखला में रखा जाता है। अगले सेशंस में हम पुरातात्विक स्रोतों के संदर्भ में मुद्राओं की और अन्य कई स्रोतों की बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का यह सत्र आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद। नमस्कार।